हाइड्रोजन व जल। कल जब ढूंढा था आपका एक टॉपिक मिल गया कि जो चीज 2 दिन में पूरा कर सकता हूँ। बस इसमें दिक्कत ये आएंगे, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनको हजम कर जाना, जब आगे केमिस्ट्री चल के आएगी तब वो तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे आपको। देखो रे, सबसे पहले हाइड्रोजन का खोजकर्ता बताओ रे, जिसको परमाणु के रूप में सो किसी ने खोजा था। तो हाइड्रोजन का खोजकर्ता हेनरी केवेंडिश ने इसकी खोज की थी, जिसको इसको परमाणु के हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसका खोजकर्ता आपका हेनरी केवेंडिश। अब इसकी संरचना बताओ रे, कि इसकी संरचना ही खोज किसने की थी? ये मैं पढ़ा दिया। अरे लिखो मत, लिखवा दूंगा। हाइड्रोजन की संरचना ही खोज किसने की थी? लिखवा चुका हूँ, पढ़ा के आया हूँ, पूरा कंप्लीट पढ़ा के आया हूँ, और स्पेशल नोट लौट लगवाया था। मैनलिफ में मैंने कहीं आपको ये लिखवाया नहीं कि हाइड्रोजन की संरचना ही खोज मैनलिफ ने की। बोर सिद्धांत पढ़ा था, और बोर सिद्धांत की पहली कंडीशन क्या थी? ये किसकी कहाँ तक लागू होता है? हाइड्रोजन तक लागू होता है। हाइड्रोजन के बाद में इसकी स्थिति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो हाइड्रोजन की संरचना की खोज किसने की थी? आपकी नील बोर ने। ठीक है, इसके बाद इसे आवर्त सारणी में कितने नंबर पे रखा जाता है? अरे हैं, 1 नंबर पे। तो इसकी स्थिति कैसी है आपकी? विवादित है। कारण क्यों है? क्या दो चीजों के साथ अपने गुण दर्शाता है। पहला क्षार धातुओं के साथ, और दूसरा पी ब्लॉक की ब्लॉक की हैलोजन के साथ। ठीक है, अब देखो क्षार धातुओं के कोई गुण बताओ रहे, जो क्षार धातुओं के गुण दर्शाता है वो कौन कौन से गुण है इसके? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? क्षार जो आपका हाइड्रोजन होता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो उसी वो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। अब चायक अवस्था व ऑक्सीकरण अवस्था, जो उसकी वैलेंसी होती है वही कहलाती है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है रे? +1। तो क्षार धातुओं की भी कितनी होती है? +1। एक तो गुण इसका ये है। ठीक है, दूसरा और कोई गुण बताओ। यह सामान्य तापमान पर किसकी भांति व्यवहार करता है रे? धातुओं की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखो पी ब्लॉक में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी पाई जाती है? -1 भी पाई जाती है। यह एक इलेक्ट्रॉन और भी ले सकता है, किसको प्राप्त करने के लिए? हीलियम के विन्यास को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, यह द्विव परमाणु कणु बनाता है रे। आपको यदि याद हो तो मैंने द्विव परमाणु कणु पढ़ाए थे, जिसमें आपको मैंने बताया था Cl2 F2। ये हैलोजन वाले जितने भी परिवार वाले तत्व हैं, ये कैसे यौगिक बनाते हैं? द्विव परमाणु। और हाइड्रोजन भी कैसा बनाता है? द्विव परमाणु। ये किसकी विशेषता है? हैलोजन की। और भांति किसके व्यवहार कर रहा है? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर रहा है। दूसरा, तीसरी कंडीशन और बताओ। यदि वो सामान्य तापमान पर हाइड्रोजन धातु की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जब इसका तापमान आप क्या कर देते हो? इंक्रीज कर देते हो, बढ़ा देते हो, सामान्य तापमान से ऊपर चला जाता है, तो ये किसकी भांति व्यवहार करने लग जाता है रे? अधातुओं की भांति व्यवहार करने लग जाता है। अब देखो खोजकर्ता हेनरी केवेंडिश। ठीक है, जो एक बार आपके एग्जाम में अब तक आया हुआ है। संरचना किसने दी? नील बोर ने। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने नंबर पे रखा हुआ है? 1 नंबर पे। जो स्थान क्या है इसका? विवादित है। कारण है विवादित का, क्षार धातुओं तथा पी ब्लॉक के हेलोजन ग्रुप के साथ, दोनों के साथ क्या दर्शाता है? अपने गुण दर्शाता है।
तो क्षार धातुएं उसके अनुसार +1 इसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। वो किसकी किसकी होती है, क्षार धातुओं की होती है। दूसरा, नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान पर किसकी भांति व्यवहार करता है, धातुओं की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, लेकिन इसकी -1 भी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, जो किसकी है, हेलोजन ग्रुप की है। ठीक है, पूरे हेलोजन ग्रुप की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सदैव क्या करते हैं रे, ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूसरा, हेलोजन ग्रुप की भांति जैसे हेलोजन द्वि परमाणु कणु बनाते हैं, Cl2 एंड Br2 F2 जितने भी बनाते हैं, उसी की भांति ये भी क्या बनाता है, द्वि परमाणु कणु। इसके अलावा ये तो आपकी क्या नाम है, हाइड्रोजन है, इसका आप तापमान बढ़ा देते हो, जो इसका आप तापमान बढ़ाते हो तो ये किसकी भांति व्यवहार करने लग जाता है, अरे अधातुओं की भांति व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है, ये गुण है इसके। इसके अलावा हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक कहां पाई जाती है रे, यदि आप ब्रह्मांड में, मैं ये कहूं आपको कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, हाइड्रोजन की। किसकी मात्रा है रे, हाइड्रोजन की, H2 की। जितना ब्रह्मांड का वेट है उसका 70% क्या है, उसके ऊपर हाइड्रोजन है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना रे, भी ग्रहों के ऊपर अब तक जीवन की संभव नहीं हुए हैं, या जहां जीवन संभव होना पॉसिबल होता है, वहां सर्वाधिक अनिवार्य गैस कौन सी है रे, हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन होगी तभी जल बनेगा, अन्यथा जल बनने की पॉसिबिलिटी कहीं नहीं रहेगी। जीवन का पहला आधार क्या है, ऑक्सीजन और जल। ठीक है, तो जल का निर्माण तो तभी होगा जब वहां क्या पाया जाए रे, हाइड्रोजन पाया जाए। अर्थात आपका जो सूर्य होता है, तो सूर्य का सर्वाधिक द्रव्यमान जो अपन गणना करते हैं कि सूर्य का इतना द्रव्यमान है, निर्धारित किसके के द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इसके ऊपर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। और 2 नंबर पे हीलियम। ठीक है, तो जितने भी ग्रह हैं, मंगल है, बृहस्पति है, सूर्य है, इनके द्रव्यमान का निर्धारण कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। अर्थात इनके ऊपर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, आपकी हाइड्रोजन है। लिखो, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस की परमाणु के रूप में खोज, हाइड्रोजन गैस की परमाणु के रूप में खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने की थी। दूसरा, हाइड्रोजन की संरचना नील बोर्ड ने दी थी। हाइड्रोजन की संरचना नील बोर्ड ने दी थी। तीसरा पॉइंट, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर 1 नंबर पर रखा जाता है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर परमाणु क्रमांक के आधार पर 1 नंबर पर रखा जाता है, जो कि विवादित स्थान है। जो कि विवादित स्थान है। अगला पॉइंट, क्योंकि, जो कि विवादित स्थान है। अगला पॉइंट, क्योंकि हाइड्रोजन हर धातुओं के साथ, हाइड्रोजन हर धातुओं के साथ हर धातु पहला एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का प्रथम वर्ग। हाँ बताया तो था, अगला पहला वाला क्षार धातुएं, दूसरी क्षार मृदा धातुएं। हाँ, क्योंकि यह क्षार धातुओं के साथ पी ब्लॉक के हेलोजन समूह, पी ब्लॉक के हेलोजन समूह के गुण भी दर्शाता है। पी ब्लॉक के हेलोजन समूह के गुण भी दर्शाता है।
लिख दो क्षार धातुओं की के साथ समानता। पहली +1 ऑक्सीकरण अवस्था, दूसरा अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश। एस ब्लॉक मत लिखो रे, एस उपकोष में। अर्थात जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 होता है रे। तो दूसरी अवस्था है हेलोजन के साथ समानता। हेलोजन के साथ समानता -1 ऑक्सीकरण अवस्था। अरे रे रे, अपचायक अवस्था। हेलोजन की भांति द्वितीय परमाणु अणु का निर्माण। जैसे F2Cl2। एक छोटी सी चीज याद कर लो रे एक बार यहीं पे, यदि कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ठीक है, त्याग देता है, किसी दूसरे को दे देता है, वह अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता हो, ग्रहण कर लेता हो, वो कौन सी अवस्था कहलाती है, अपचायक अवस्था। एक बार इसको इतना याद रख लो, जब बाकी ये जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे ना अपन, तब डिटेल से आएगा ऑक्सीकरण और अपचयन, तब बात करेंगे। लेकिन आप इतना अभी यहाँ याद रख लेना, यदि कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, ठीक है, अर्थात खुद की क्या चली जाए, प्लस में चला जाए, तो प्लस वाली अवस्था हमेशा कौन सी अवस्था कहलाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था। और यदि क्या हुआ, और यदि माइनस की अवस्था है उसकी, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता हो, ग्रहण कर लेता हो, तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, अपचायक अवस्था। बाकी डिटेल से अपने ऑक्सीकरण और अपचयन को जब अभिक्रियाएं आएंगे तब पढ़ेंगे। अब नीचे एक लाइन लिख दो, इसी कारण इसे शैतानी तत्व कहते हैं। इसी कारण इसे शैतानी तत्व कहते हैं। इसी कारण इसे शैतानी तत्व कहते हैं। हेडिंग लगाओ, हाइड्रोजन के विशिष्ट गुण। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। लिख देना पहला पॉइंट, साधारण ताप पर साधारण ताप व दाब पर यह अधातु
साधारण ताप व दाब पर यह अधातु तथा अधिक ताप व दाब पर अधिक ताप व दाब पर धातु की तरह व्यवहार करता है। धातु की तरह व्यवहार करता है। अगला पॉइंट, यह +1 व -1, यह +1 व -1 दोनों अवस्थाएं दर्शाता है। पहले वाली लाइन, हाँ सही है। सामान्य ताप व दाब पर अधातु तथा अधिक ताप व दाब पर धातु की तरह व्यवहार करता है। अगला पॉइंट, अब तक है ना हाइड्रोजन के जितने भी अपन गुण पढ़ते हैं इनके ऊपर ऑथेंटिक किसने नहीं दिया है, क्योंकि दिक्कत है ये है ना, एक ऐसा है कि अभी तक मैंने एल्यूमिनियम की बात नहीं की ना, अब थोड़ी देर में एल्यूमिनियम की बात करूंगा, ये एल्यूमिनियम को भी नहीं बख्शता, जबकि एल्यूमिनियम एक ठोस धातु है। हाँ, अगला +1, यह +1 व -1 दोनों ऑक्सीकरण दोनों अवस्थाएं दर्शाता है। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होने पर हाइड्रोजन उच्च दाब से दाब की ओर प्रसारित होने पर अपना तापमान बढ़ाती है। हाइड्रोजन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होने पर अपना तापमान बढ़ाती है। अगला पॉइंट, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, कोष्टक में लिख दो कुल द्रव्यमान का कुल द्रव्यमान का 70%। जितना ब्रह्मांड का द्रव्यमान है उसका 70% उसके ऊपर क्या है रे, हाइड्रोजन है। आप जब अपने शरीर में जल की मात्रा बताते हैं तब भी ये लिखते हैं कुल द्रव्यमान का 60% या 65% के आसपास। अगला पॉइंट, बृहस्पति और शनि पर बृहस्पति व शनि पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। बृहस्पति व शनि पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अगला, पृथ्वी पर पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तीसरे स्थान का तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तीसरे स्थान का तत्व है। 1 नंबर पे कौन है रे, 1 नंबर पे कौन है, कौन है, कौन है, ऑक्सीजन। लिखवाया था नोट में, मैंने कहा था तुम्हारे दिमाग में एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम धातु है, तुम्हारे दिमाग की गैस आती है, तो गैसों में सर्वाधिक कौन है, नाइट्रोजन। धातुओं में सर्वाधिक कौन है, एल्यूमिनियम। लेकिन यदि पूरे तत्वों में बात करेंगे, पूरी आवर्त सारणी में, तब कौन उठ के आ जाएगा, ऑक्सीजन। हाँ, अगला लिखो रे, सूर्य का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहले वाला लिखा तो दिया, नहीं लिखवाया।
पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तीसरे स्थान का तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तीसरे स्थान का तत्व है। अब लिखो सूर्य का, हाँ ठीक है, क्यों मारा अगले का सक मार दे मोदारना तई जा है कि लात मार की आगली आगली पड़े बाद में यो पड़े बाद में नंदू नंदू सेठ ने मोदाना चाहिए पसर जाना चाहिए, बचा नहीं रहना चाहिए एक भी। राविन है सुन मत लिया शरीर में कि लात क्या कर रही है, पतो ही कौन चाल रही कि लात लात में मार दी है, कौन पता चले लात ओ मारी के। अच्छा अब वो ये कर रहे हो पहले दूसरे सर सर वो करो ओ पहले सर वो करो सर मेरे वो चूट क्यों पड़े ना जना मैं पेंसिल कोई है मत करो। कहाँ रे लिखो सूर्य का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला पॉइंट हेरोल्ड सी उरे तो हेरोल्ड उरे ने हाइड्रोजन के समस्थानिकों की खोज की। हेरोल्ड सी उरे ने हाइड्रोजन के समस्थानिकों की खोज की जिस कारण इसे 1934 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1934 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अरे वो डायग्राम दोबारा बनाओगे क्या, वो हाइड्रोजन वाले बना के दिखाऊंगे आप वापिस, या याद हो गया होंगे अब तो नहीं हुए ये वाले, या अभी भी कुछ रह गया इनमें, कि किसी को बनाना हो तो बना लो रे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एंड ट्रिटियम। हाइड्रोजन और जल को पढ़ाने में इतनी दिक्कत आपको भी नहीं आएगी ना मेरे को आएगी, क्योंकि लगभग चीजें अपन ने क्या कर रखी हैं, पढ़ रखी हैं। बाकी ये वैज्ञानिक हैं, ये उठ के नए आ रहे हैं, बाकी और कोई नई चीजें नहीं आ रही, लगभग चीजें आपने क्या कर रखी हैं रे, पढ़ रखी हैं। ये तीन समस्थानिक है, तो इसके द्वारा किसका निर्माण होता है रे, H2O भारी पानी का, भारी जल। अब देखो ये हाइड्रोजन और मैं आपको जल पहले पढ़ा रहा हूँ ना, तो जब आप अपना आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो आवर्त सारणी में पहला ब्लॉक कौन सा आएगा, एस ब्लॉक आएगा। एस ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तब नहीं पढ़ाऊंगा अभी ये, क्योंकि जितने गुण है वो सारे के सारे क्या कर दिए हैं मैंने, एक साथ बढ़ा दिए हैं। क्योंकि देखो हाइड्रोजन और जल के क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, अलग से पूछे जाते हैं। मैंने इसलिए इसको टॉपिक बनाया और आपका अलग से काम पूरा एक साथ इसका जितना डेटा होता है ना हाइड्रोजन और जल का, वो सारा एक साथ समझ आएगा। ठीक है अगला पॉइंट लिखो रे, देखो ट्रिटियम हाइड्रोजन के नाभिक का 3 गुना होता है। ट्रिटियम हाइड्रोजन के नाभिक का 3 गुना होता है, जबकि जबकि ड्यूटेरियम, अरे कितना होगा ड्यूटेरियम, 2 गुना, मत लिख देना, 1.5 गुना होता है। इसीलिए ये लाइन लिखवाई थी मैंने आपको। ट्रिटियम इधर देखो, ट्रिटियम
हाइड्रोजन के नाभिक का 3 गुना होता है, जबकि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के नाभिक का कितना होता है? 1.5 गुना होता है। एक्चुअल 1.5 गुना होता है, पूरा ये बढ़ा हुआ 2 गुना नहीं। अपन 2 लिख देते हैं इसको कि अपन किसके हिसाब से गणना करते हैं रे? एएमयू के हिसाब से गणना करते हैं, इसलिए यहाँ इसको कितना लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। ये कथन आपके अब तक बहुत पहले, जब आपकी 2001-2 के आसपास एसएससी लगा करती थी ना, तब का ये कथन है, जब ये 1.5 गुना वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए मैंने आपको ये टीटीएम है ना, इसको 7 लिखवा के फिर लिखवाया कि हाँ ये याद रह जाए आपके कि ये तो 3 गुना है, और 3 का आधा करो ये कितना आएगा रे? 1.5। ये कितना गुना हो जाएगा आपका? 1.5 गुना हो जाएगा। अब आपको मैंने एक बात याद आई है, तो आपको याद हो मैंने एक बात बताई थी कि धरती का सबसे हल्का तत्व है रेडियोधर्मी है। याद है एक दिन क्लास में मैंने इसकी बात की थी, तब मैंने आपको कहा था कि मैं जब आगे पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री, तब ये दोबारा उठ के आएगा। जब मैं आपको यूरेनियम और वो पढ़ा रहा था ना, प्लूटोनियम, ठीक है, अपन फिजिक्स में पढ़ रहे थे नाभिक के विखंडन एंड संलयन, तब मैंने आपको कहा था कि ट्रिटियम धरती का सबसे हल्का तत्व है रेडियोधर्मियों में। ठीक है, तो लिखो अगला पॉइंट, ट्रिटियम सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है। अगला पॉइंट है ट्रिटियम सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है। ट्रिटियम सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है। कल वाले पढ़े थे, थोड़े बहुत पढ़े थे। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, उन पॉलिटिकल नोट्सों में यदि पूरा पढ़ा जाए तो बहुत वेल गुड है, पढ़ लेना, क्योंकि जो भी आपके 2-3 क्वेश्चन आने हैं वो किसी भी कंडीशन में फिर गलत नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, यदि फिर भी नहीं पढ़ा जाए तो मैं क्या कई चीज़ों को डिटेल से चल रहा हूँ, तो डिटेल तो छोड़ देना, लेकिन जो अपना अपना काम काम का है वो क्या करते जाना, पढ़ते जाना। लेकिन डिटेल पढ़ोगे तो एक बात बता देता हूँ, आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी कंडीशन में आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि डिटेल पढ़ी चलोगे ना, तो मेरी जो आपकी पहले बात लिखी हुई जा रही है, देखो पॉलिटिकल की बात आपको समझ में कब आएंगे, जब मान लो पहले वाली लाइन लिखी हुई है समझ में नहीं आ रही है ना, तो इसके नीचे वाले 2 लाइन जरूर पढ़ लेना पहले। लेकिन ये जो 2 लाइन पढ़ लेते हो, यदि फिर भी समझ में नहीं आए तब पूछ लेना। लेकिन यदि मेरा जितना दावा है कि ये 2 लाइन पढ़ते ही आपको ये तीसरी बात समझ में आ जाएगी ऊपर वाली। ठीक है, दूसरा आपको लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी लग सकती है रे, कुछ शब्द हैं तो अटपटे लग सकते हैं, लेकिन पॉलिटी के शब्द ऐसे ही हैं, इसी के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन उन्हीं के गलत होते हैं जो नॉर्मल वे में पॉलिटी को पढ़े हुए होते हैं। यदि पॉलिटी के शब्दों के साथ पॉलिटी को पढ़ोगे ना, तो पॉलिटी गलत नहीं होगी। अपनी हिंदी खराब क्यों है पता आपको? अपने हिंदी में स्तुतियां करते हैं ना लिमिट से ज्यादा, पढ़ाने वाले भी करते हैं पढ़ने वाले भी करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं पता आपको? अपन ने एक्चुअल हिंदी को हिंदी के तरीके से पढ़ाई नहीं है, अपन ने हिंदी का एक सिंपल रूप निकाला, वो पढ़ लिया। ठीक है, आज अपने कोई 6ठी-7ठी का बच्चा हो ना, उससे कुछ शब्द लिख दो, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो वो उनसे नहीं पढ़े जाते, क्योंकि उनको जो पढ़ा रहा है ना, वो उनको पढ़ा से कैसे कबूतर, उनको इतना ही पढ़ाता है वो, क्योंकि वो ये चाहता है कि मैंने इसको थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा बताया ना, तो ये मेरा ही माथा खाएगा वापिस आके। वो ये चाहता है कि मैं कैसे इससे पीछा छूटे मेरा, ये अपने दिक्कत है। इसलिए थोड़ा सा देखना आप, आपके कोई लेवल की स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे होते हैं ना, थोड़े से लेवल की स्कूलों में, वहां के बच्चों का नॉलेज आपको लिमिट से ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन वहां के बच्चों का भी नॉलेज कई बार कंट्रोवर्सी पैदा कर देता है। क्योंकि आपको एक बात याद हो तो मैंने एक बार कही थी आपको, बच्चा जब 7वीं से 8वीं क्लास तक होता है ना इंग्लिश मीडियम में, अपने वाली में तो 5वीं तक हिंदी मीडियम वाले में, उसके बाद में तो क्या वो गांव के हिसाब से डल जाता है, गांव के उस तरह पढ़ते सीख लेता है वो। ठीक है, बोलते हुए लोगों को, ठीक है, खुद भी अप्लाई करने लग जाता है। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो 8वीं तक, लगभग 8वीं तक वो अपनी मैम के बहुत पसंदीदा होते हैं, ये मानते हो कि उनकी मैम है ना उनके लिए भगवान है। तो यदि उन्होंने कोई चीज बता दी ना, और वो हो सकता है कि कई बार क्या टीचर सामने वाला लिखा जाता है या बता जाता है, अब अपने तो क्या है, अपन तो ऐसे पढ़ रहे हैं,
देखो मेरी बोली हुई बात यहाँ बहुत तवज्जो करती है। मैं यदि कोई गलती से गलत भी बोल गया ना तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अगले दिन या अगले दिन जब भी मेरे याद आए उसको सही करवाऊं, क्योंकि ये आपको नौकरी डिसाइड कर रही है, वहां वाली नौकरी डिसाइड नहीं कर रही। इसलिए वो सोचते हैं रहने दो, हो गया जो हो गया। ठीक है। और दूसरी बात, 8वीं तक के बच्चों को आप यदि कोई टीचर ये कह देना कि बच्चों को कल गलत लिखा गया तो वापिस सही करो, है इस मास्टर को आता ही नहीं, ये मास्टर बेकार है। आप 8वीं तक के बच्चों को एक बार मैडम से पढ़वा लो और फिर किसी मास्टर को डाल दो उस क्लास में, ये मास्टर बेकार है वो मैडम ही अच्छी थी। उनका माइंडसेट पहले से सेट हो जाता है। इसलिए थोड़ी सी यहाँ आपने क्या है, शब्दों को पॉलिटिकल शब्द आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी जो आर्टिकल की मैंने पीडीएफ डाली है ना 20 पेज वाली, वो ऐसे याद नहीं होगी। मैं भी कह देता हूँ, उस पीडीएफ को रटने की कोशिश की तो अनुच्छेद कन्वर्जन ऐसा खतरनाक होगा उसमें कि तुम्हारे समझ से बाहर हो जाएगा। दूसरा, मैंने उसमें स्टार लगा रखे हैं कुछ अनुच्छेदों पर, वो अनुच्छेद 101% आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है। आप इतना काम कर लो रे, मैं बताऊं आपका कितना कोटा है, 1 नंबर अनुच्छेद से लगो और 234 तक चले जाके छोड़ दो। ठीक है। 234 के बाद में जाने के बाद में बताऊं कौन से पढ़ो, 324 वाला निर्वाचन आयोग पढ़ लो, निर्वाचन आयोग के बाद में राष्ट्रीय आपातकाल वाले जो प्रावधान है वो पढ़ लो, और एक संवैधानिक जो संशोधन वाला 368 है वो पढ़ लो। इसके अलावा आपको एक भी अनुच्छेद नहीं पढ़ना, आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन 234 वो जब जहां आपका हाईकोर्ट पूरा होता है, ठीक है, वहां तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है आपके पास। ठीक है। तो वो हाईकोर्ट शायद 234-35 के आसपास पूरा होगा आपका। हाँ। तो अपने लिखो रे इसमें अगला अगला ये पहला पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये था ना टीटीएम। हाँ, अगला पॉइंट लिखो, इतना गैस या हाइड्रोजन को, गैसीय हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड, गैसीय हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके, गैसीय हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके द्रव्य रूप में बदला जा सकता है, द्रव्य रूप में बदला जा सकता है। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन है। हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन है। हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन है। यदि आपको हाइड्रोजन वाले कमरे में छोड़ दे तो आपको महसूस नहीं होगा कि यहाँ हाइड्रोजन है, क्योंकि ना तो उसका रंग है, ना उसकी गंध है, ना उसका स्वाद है। ठीक है। अगला पॉइंट, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है। अगला पॉइंट, रुको रुको, इसी में चलने दो। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है जो कि जो कि अत्यधिक, जो कि अत्यधिक सहनशीलता के साथ जलता है, जो कि अत्यधिक सहनशीलता के साथ जलता है। हाइड्रोजन के उपयोग लिखो रे।
हाँ रे साइंस वालों, ये पढ़ी है क्या? नाम नूम सुना है कभी? हेबर विधि क्या काम आती है? अमोनिया। वेरी गुड रे। हेबर विधि के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? अमोनिया का निर्माण किया जाता है। इसके लिए किसको काम में लेते हैं रे? हाइड्रोजन को। किसको काम में लेते हैं? हाइड्रोजन को। तो लिख दो पहला उपयोग। हेबर की प्रक्रिया से या हेबर की विधि से, हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में उपयोग। अमोनिया का फॉर्मूला रे NH3। अमोनिया के निर्माण में उपयोग। अगला मेथेनॉल के निर्माण में उपयोग। मेथेनॉल फॉर्मूला CH3OH। CH3OH। अरे लड़कियों, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता क्या? तुम नहीं पढ़ते क्या? बिल्कुल जवाब ही नहीं देते हो कभी। हाँ, मेथेनॉल का एक चीज और है, मेथेनॉल। इसको पी लिया तो बचेगा कि मर गया? मर गया। अर्थात जहरीली शराब यही है। देखो मत इसको, यहाँ पे जब अपन कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तब आएगा ये। अब यहाँ बता रहा हूँ। जैसे वो टीटीएम वाला पहले बता के आया था ना, अब वैसे मेथेनॉल वाला बता के जा रहा हूँ। इसको पी लिया तो राम नाम सत्य है, सत्य भाई कहता है। ठीक है, वो काम हो जाएगा। अपन पीते कौन सी है रे? C2H5OH। ये पीते हैं अपन। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। या इसका पूरा नाम बोलना चाहोगे वैसे क्या बोलोगे? एथिल एल्कोहल। वैसे क्या बोलते हैं इसको? एथिल एल्कोहल। लेकिन आईपीसी नामकरण के आधार पर अपन जहाँ एल्कोहल आता है वहां किस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं? OL। किसका प्रयोग करते हैं रे? OL। ठीक है, इसी कारण इसको क्या बोल देते हैं लास्ट में? मेथेनॉल। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो रे। वनस्पति तेलों के वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ठोस वसा, ठोस वसा व वनस्पति तेल का, वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा ठोस वसा व वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। और इस लाइन को 7 स्टार लगा दो रे। ये क्वेश्चन 2-3 तरीकों से आता है, अभी बता देता हूं। वनस्पति घी का निर्माण कौन सी विधि से किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण से किया जाता है। ठीक है, वनस्पति घी का निर्माण होता किससे है? वनस्पति तेल से। ठीक है, दूसरा, वनस्पति घी के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। कौन सा है रे? हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो, ये तो अपन खाने में काम लेते हैं। ये जो ठोस वसा है ना आपकी, इसके द्वारा साबुन व मोमबत्ती। आपने एक चीज देखा होगा कि साबुन होता है ना, साबुन नहाने वाला, धोने वाला नहीं। धोने वाले में तो किसकी मात्रा ज्यादा होती है रे? कौन सी सोडे की? कास्टिक सोडे की। इसी कारण वो त्वचा को क्या कर देता है? रूखी रूखी कर देता है। ये आपने वो देखा है ना, क्या नाम है आपका, ये हीरोइन जब ऐड करती है कि मुलायम है, फलान है, ढिमकान है, ऐसा है वैसा है, वो कौन डिसाइड करता है रे? ठोस वसा। ठीक है, मोमबत्ती को आप जब भी छूते हो, देखो मोम 2 तरीके से आता है। एक नेचुरल जो मोम होता है ना, जो अपने को किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी छत्तों से। उसको छू के देखना, और एक मोमबत्ती वाले मोम को छू के देखना। मोमबत्ती वाले मोम में आपको थोड़ी सी फिसलन की मात्रा मिलेगी। ठीक है, वो किसकी वजह से मिलती है रे? ठोस वसा की वजह से। अर्थात इस ठोस वसा का प्रयोग, या इसको एक तरीके से क्वेश्चन बना सकता है आपको कि वनस्पति तेल को कौन सी विधि के द्वारा साबुन
या मोमबत्ती में उपयोग करते हैं, तो कौन सी विधि के द्वारा करते हैं रे? हाइड्रोजनीकरण। तो अगला पॉइंट लिख दो, ठोस वसा का उपयोग साबुन व मोमबत्ती में किया जाता है। ठोस वसा का उपयोग साबुन व मोमबत्ती के निर्माण में किया जाता है। अगला पॉइंट, एक तरीके से एक ध्यान रखना है, तत्व बोले तब भी हाइड्रोजन और गैस बोल दे तब भी हाइड्रोजन है, कंफ्यूजन। आपको एक क्वेश्चन एक तरीके से और बोल सकता है कि वनस्पति के घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए, तब भी कौन आएगा आपका? हाइड्रोजन आएगा। हाँ, देखो अगला पॉइंट। अब देखो, कृत्रिम पेट्रोल के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। कृत्रिम पेट्रोल के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। कृत्रिम पेट्रोल के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट, एक बात और है, पहले दिमाग लगा के, गर्व हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? आप लोगों का सुना हुआ भी है और कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ भी है, इतना मैं आपको हिंट देता हूँ। कहीं ना कहीं आपने सुना है अब तक अपनी लाइफ में और पढ़ा भी है। और ये आप इसका दिमाग लगा सकते हो, बताऊं कौन सी लाइन से? मैं भी एक लाइन लिखा के आया था, ये अत्यधिक दहनशीलता के साथ जलता है। लाइटर में नहीं आती। लाइटर में कई लाइटरों में लेते हैं, कईयों में नहीं लेते, लेकिन इसका मुख्य तो उपयोग एक जगह बहुत खतरनाक तरीके से किया जाता है। रॉकेट ईंधन आता है ना, रॉकेट ईंधन में कौन प्रयुक्त होता है रे? सर्व हाइड्रोजन। ठीक है, तो लिखो अगला पॉइंट, सर्व हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। सर्व हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट, इतना हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मूला H2S। ये कोष्टक में फॉर्मूले लिखते चला करो रे, याद रह जाएं, ये बहुत काम आएंगे आगे पूरी केमिस्ट्री में, क्यों रही क्या। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। अगला पॉइंट, नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन, हाँ एक अभिक्रिया है जहां हाइड्रोजन अकेला परमाणु बनता है। देखो, नवजात हाइड्रोजन का अर्थ क्या होता है? H अकेला हो नवजात हाइड्रोजन कहलाता है, लेकिन H2 हो ये पुरानी गैस कहलाती है। नवजात हाइड्रोजन एक इतना इतना क्रियाशील तत्व है कि ये किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में दान कर देगा, अगला लेना चाहे या ना लेना चाहे, ये इतना क्रियाशील तत्व होता है। ठीक है, ये इसलिए लिखवा रहा हूं तो आपको अगला क्वेश्चन दे दे कि निम्न तत्वों में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, और वहां ऑप्शन में नवजात हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ रहे, तब आंसर कौन होगा आपका? नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन अकेला नहीं निकलता है,
अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन अकेला ही मुक्त हो रहा है एक परमाणु के रूप में। वो कौन सा हाइड्रोजन कहलाता है रे? नवजात हाइड्रोजन कहलाता है। लिखो, नवजात हाइड्रोजन अत्यधिक क्रियाशील, नवजात हाइड्रोजन अत्यधिक क्रियाशील तथा बेहतर अपचायक एजेंट है। नवजात हाइड्रोजन अत्यधिक क्रियाशील तथा बेहतर अपचायक एजेंट है। क्या हाइड्रोजन की कहानी खत्म हुई रे? हेडिंग लगाओ जल, वाटर, जल। दो पॉइंट लिख दो, बाकी डिटेल से इसको पढ़ेंगे कल। ज्योग्राफी के 2 पॉइंट है, लिखो। पहला ज्योग्राफी का, दूसरा साइंस का। लिखो, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह का, पर नहीं, पृथ्वी की सतह का लगभग, पृथ्वी की सतह का लगभग 75% भाग पर गहरे जल, पीने योग्य नहीं बता रहा हूं, सिर्फ जल बता रहा हूं। अगला, मानव शरीर के द्रव्यमान का, मानव शरीर के द्रव्यमान का 70% भाग पानी होता है। अगला पॉइंट, मेरे बिना बोले कॉपी बंद करोगे ना तो हमेशा ऐसा ही करूंगा। जल रंगहीन वाष्पशील द्रव्य है। जल रंगहीन वाष्पशील द्रव्य है। कर दो, कल पूरा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। जल कौन कौन सी क्रियाएं दर्शाता है रे? ये तो हो गए बादल, ये हो गई पृथ्वी की सतह, ये जल यहाँ आया, यहाँ से वापिस यहाँ गया। ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? दो, संघनन एंड वाष्पीकरण। ये कौन सी है? है ये संघनन है। बारिश होना संघनन है रे? ये कोई सी नहीं है, ये सिर्फ क्या है रे, एक बरसात। संघनन कहाँ होती है? जब ये यहाँ से वाष्पशील होकर द्रव्य गए ऊपर, और जब ये बादलों में एक साथ जुड़ते हैं तब वो अवस्था कौन सी कहलाती है रे? संघनन अवस्था। अर्थात जो पानी का जल चक्कर है, जो जल चक्कर में दो मुख्य रूप से जो घटनाएं संपन्न होती हैं वो कौन कौन सी है रे? वाष्पशील यानी वाष्पीकरण एंड संघनन। यदि ये दोनों अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया भी बंद हुई तो जल का जो आपकी घटना है ये क्या हो जाएगी? आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी बात करेंगे कल।